हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग यंग्स मॉडुलस के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है और वो डिपेंड करता है कि बॉडी पे स्ट्रेस किस ढंग का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर बॉडी पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग यंग्स मॉडुलस के नाम से जानते हैं। अगर बॉडी पे बल्क स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो उस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। और यदि बॉडी पे शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और तो शियर स्ट्रेस की वजह से जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी डेवलप होगा तो वो उस केसेस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। बट हियर आवर डिस्कशन इज पर्टिकुलरली लिमिटेड टू द यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली डिफाइंड एज the ratio of it is basically the ratio of normal stress divided by longitudinal strain ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफिनेशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। इट इज पर्टिकुलरली द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज करिए कि आपके पास एक वायर है या एक रॉड है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, ये थ्रू आउट द लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट द लेंथ क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। और ये क्या है, ये है आपको यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है, यूनिफॉर्म। तो जब मैं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका में ये मतलब है कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस वायर और रॉड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। और इस रॉड का जो ओरिजिनल लेंथ है ना वो कितना मेंशन्ड है, वो मेंशन्ड है सपोज करो कि L इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द, मतलब कि L is the length of the rod before the application of deforming force। तो L क्या है, तो length of the rod है, length of the rod है या वायर, जो भी आप कह सकते हो मान सकते हो। ठीक है, अब मैं F क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इसके लोअर एंड पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट इज F? इट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगा, इट विल ट्राइज टू पुल डाउन द वायर। मतलब इसमें क्या करेगा, इस वायर को या इस रॉड को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। तो जब स्ट्रेचिंग होगी तो सपोज करो कि आपका रॉड इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से मान लो कि ये इतना लेंथ जो है सो ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन लेंथ। ठीक है, ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स एफ फोर्स की वजह से। ठीक है, रॉड आपका डेलर लेंथ डिफॉर्म हो गया। तो ये डेलर लेंथ पे आके क्यों रुक गया, क्योंकि डेलर लेंथ पे इसलिए आकर के रुक गया क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा था तो बॉडी के क्रॉस सेक्शन के अराउंड, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है बॉडी में, डिफरेंट किसी भी जगह पे क्रॉस सेक्शन लो, बॉडी के क्रॉस सेक्शन के अराउंड क्या हो रहा था, तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा था जो इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, विच इज ट्राइंग टू रिस्टोर द रॉड टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा था, इसको ओरिजिनल लेंथ पे गेन करने की कोशिश कर रहा था इस रॉड को जो है सो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर देखो मान लो कि FR रिस्टोरिंग फोर्स है तो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में मैंने आपको बता रखा है कि एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो FR होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू द F डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कब होता है, एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, एक चीज़ और कि मैंने जो ये डिफिनेशन दिया कि नॉर्मल स्ट्रेस बट्टा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस इज वैलिड अप टू द इलास्टिक लिमिट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कहाँ तक वैलिड है, वैलिड अप टू, वैलिड टिल इलास्टिक लिमिट, टिल इलास्टिक लिमिट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड फिर ये यंग्स मॉडुलस का ये मतलब ये डिफिनेशन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट क्या होता है, बॉडी प्लास्टिकली डिफॉर्म होती है, और जब बॉडी प्लास्टिकली डिफॉर्म होती है उस समय बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से कि वो अपने ओरिजिनल लेंथ को गेन कर पाए।
ठीक है। तो ये सिनेरियो है हमारा कि ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक वायर है या एक रॉड है जिसका ओरिजिनल लेंथ एल है और इस पे अप्लाई हो रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स एस, जिसकी वजह से वो डेलर लेंथ क्या हो रहा है भाई, इलोंगेट हो जा रहा है। तो अगर आप देखो तो जो स्ट्रेस होगा इस केस में, व्हाट विल बी द स्ट्रेस हियर, स्ट्रेस क्या हुआ इस वायर के अंदर या इस रॉड के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, इट इज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब बेसिकली एफ आर इज इक्वल टू एफ है, एफ आर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है और एफ इज द डिफॉर्मेशन है। तो मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूँ कि जो फोर्स मैंने अप्लाई किया एफ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड दिस इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन दिस वायर। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस तो ये हुआ और स्ट्रेन क्या हुआ, व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द वायर। ठीक है, स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ रिलेटिव डिफॉर्मेशंस कि डिफॉर्मेशंस कितना प्रोड्यूस हुआ। तो डेलर लेंथ और इलोंगेट हो गया, ओरिजिनल लेंथ एल था, तो यू कैन से दैट द स्ट्रेन विल बी डेलर बाई एल। तो ये जो स्ट्रेन हुआ, इस स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग इसका डिफॉर्मेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड एज, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की तरह कह सकते हैं, एक्सियल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। एक्सिस के अलॉन्ग ये वायर का लेंथ बढ़ गया और ये जो स्ट्रेस है इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शनल ए है, इस क्रॉस सेक्शन में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, कौन सा क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा, आई होप ये जो क्रॉस सेक्शन है वायर का, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट विल बी नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एफ आर क्या होगा, इट विल बी नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो अब जब यंग्स मॉडुलस, व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस हो गया एफ बाई ए, क्या लिखोगे, एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल। जब तुम इसको ऑर्गेनाइज करो इस प्रॉपर वे में तो ये आ गया एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल एल। सो यंग्स मॉडुलस क्या आ गया आपको, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई एफ इंटू एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू डिफॉर्मेशन डेल एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस रॉड या दिस वायर, जो भी आप समझे। इस इक्वेशन से देखो y जो है, ये जो यंग्स मॉडुलस है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जिस मटेरियल का रॉड बना हुआ है, ठीक है, और उस पर प्रॉपर्टीज है, तो तुम देख रहे हो कि यंग्स मॉडुलस जो है, ठीक है, तुम्हारा ये आया। अब इसी इक्वेशन से तुम ये निकाल सकते हो कि डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होता है इस वायर में, डेलर डिफॉर्मेशन, इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एफ इंटू एल by A into area of cross section Y. This is the deformation that is produced in this wire. इस इक्वेशन को देखो तो तुम्हें दो तीन चीजें समझ में आ रही होगी कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इस रॉड में या इस वायर में, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स F एंड साथ में जो ओरिजिनल लेंथ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा बॉडी में इलोंगेशन उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इसका ओरिजिनल लेंथ होगा, लार्जर द लेंथ ऑफ द रॉड लार्जर विल बी द डिफॉर्मेशन। सिमिलरली तुम कह सकते हो कि जितना मतलब थिकर होगा रॉड, जितना थिक होगा, जितना उसकी मोटाई ज़्यादा होगी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी कह सकते हो कि अगर रॉड जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका जो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इलोंगेशन कम होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है ये बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस इक्वेशंस में देखो कि अगर आपका लोड जो किसी मतलब रॉड पे अप्लाई हो रहा है, इस लोड को, ये क्या है, F इंटू एफ ए। अब देखो एक चीज़ और समझ लो कि ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि ये जो वायर का यहाँ मैं दिखा रहा हूँ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, कहीं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, तो उस केस में एरिया निकालना तो आपको आता होगा। तो जैसे मान लो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ये रॉड है, तो मैं एरिया लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर मैं यहाँ डाल सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ कि डिफॉर्मेशन डेल एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाई
पाई आर स्क्वायर और इंटू यहाँ पे यंग्स मॉडुलस वाई। तो एक इक्वेशंस ये भी यहाँ पे डिराइव हो जाता है। तो इससे ये भी कह सकते हो कि अगर जो रॉड पे, अगर जो हमारा रॉड है, इस रॉड पे सपोज करो कि मतलब फोर्स कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो डेल एल है, डेल एल जो ये डिफॉर्मेशन है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब जो लोड है, लोड एफ क्या है, लोड है, लोड क्या हो गया, मान लो कांस्टेंट है, ठीक है, और दो वायर है जिसमें लोड कांस्टेंट है, और जो इसका यंग्स मॉडुलस जो वाई की वैल्यू है वो भी तुम्हारा सपोज करो कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो डेल एल होगा, डेल एल की जो वैल्यू होगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉब्लम में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये रिलेशंस तुमको समझ में आनी चाहिए कि जब फोर्स मतलब जो लोड है और जो मटेरियल है, मतलब अगर दो रॉड है, ठीक है, उसमें सेम लोड अप्लाई हो रहा है और दोनों रॉड सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो उस केस में जो दोनों रॉड का डिफॉर्मेशंस होगा वो इस रिलेशंस को फॉलो अप करेगा। ठीक है, एक चीज और समझ जाओ जो है सो इसमें, कि मैं जो ये इक्वेशंस लिख रहा हूँ कि डेल एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई, क्या लिख रहा हूँ मैं, डिफॉर्मेशन डेल एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई, ये मैं लिख रहा हूँ। इस इक्वेशंस में अगर तुम गौर से देखो तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको दोनों साइड में एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इक्वेशंस तो वही दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ से कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ इंटू एल स्क्वायर बाई ए इंटू एल। अब देखो ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है, तो तुम ए इंटू एल इज व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द रॉड। तो तुम लिख सकते हो एफ इंटू एल स्क्वायर बाई ए इंटू एल जो हो गया वो वॉल्यूम हो गया इंटू वाई, सो दिस इज इक्वल टू डेल एल। तो डेल एल जो है इस केसेस में डिफॉर्मेशन जो हो गया वो रॉड का, वो ये हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको केसेस रहेगा कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है तो कांस्टेंट है, अगर मान लो v क्या है, वॉल्यूम है, v क्या है तो वॉल्यूम है, ठीक है। तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम ये लिख सकते हो कि डेल एल जो है डिफॉर्मेशन इन द रॉड इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक चीज और समझ लो कि तुमने तो यहाँ ये इक्वेशंस निकाला, अब एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, ये यहाँ देखो इसको, आई थिंक आई कैन बेटर क्लीन इट ए बिट, तो यहीं पे मैं क्लीन कर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कि मैं एक तो चीज़ यहाँ रिलेशंस निकाल लिया कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये रिलेशंस होगा। अब देखो तुमने जो डेल एल का वैल्यू निकाला है, डिफॉर्मेशन का वैल्यू क्या निकाला है, एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई, तुमने ये वैल्यू निकाला है। अगर मैं एरिया से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, इसे 1 1 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो a इंटू एल जो है दिस इज, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स इंटू वॉल्यूम बट्टा ए स्क्वायर इंटू वाई। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन और आ रहा है मेरे पास कि जो डेल एल होगा वो फोर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ द रॉड बट्टा ए स्क्वायर इंटू वाई के बराबर होगा। तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि जो इलोंगेशन इन द रॉड डेल एल इज प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर तुम्हारा रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू द पावर 4, मतलब रेडियस के जो है क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है उसके टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है कि आपके पास दो वायर्स है, ठीक है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल है, 2 वायर्स है सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के कहने का क्या मतलब हुआ, सेम मटेरियल के कहने का मतलब हुआ कि जो दोनों वायर का जो यंग्स मॉडुलस है y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है या सेम है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, 2 सेम है। लेंथ, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ आर स्ट्रेच विद द सेम फोर्सेस, उसको स्ट्रेच करते हैं इसमें सेम फोर्सेस के थ्रू, मतलब एफ भी जो है दोनों वायर पे सेम अप्लाई हो रहा है, इसलिए आप इस केस में एफ को भी कांस्टेंट मानेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन इफ द रेडियस आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब अगर दो वायर, सपोज करो कि एक वायर वायर 1 हो गया, ठीक है, दिस इज द वायर 1 हो गया एंड दिस इज द वायर 2 हो गया, इसका रेडियस अगर मान लो R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है, एंड 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब तो इसका y कांस्टेंट है तो यहाँ भी y सेम ही होगा,
यहाँ भी y सेम ही होगा। एंड सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, मतलब यहाँ लेंथ की वैल्यू भी वही है, यहाँ भी लेंथ की वैल्यू वही है। एंड स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, फोर्स भी दोनों केस में सेम ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है चीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन। तो मैंने आपको बताया है ना कि जो डेलन जो होता है, ठीक है, हम लोगों ने डेलन निकाला है, क्या चीज, डेलन इज इक्वल टू एफ डिफॉर्मिंग फोर्स एफ इंटू एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू यंग्स मॉडुलस वाई। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्या है कि डेलन जो है, डेलन क्या है इस केस में, देखो एफ भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों वायर का लेंथ भी कांस्टेंट है, एल भी क्या है। अगर तीनों चीज को कांस्टेंट कर दो तो इस इक्वेशन में क्या होगा, डेल एल इज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्योंकि एफ एल और वाई तीनों कांस्टेंट हो गया, तो डेल एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कब हुआ, जब ये केस मीट हुआ, ठीक है, इस सिनारियो में ये केस मीट हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलोंगेशन, मतलब क्या चीज कि अब रेशियो मान लो कि इसमें इस केसेस में मान लो कि डेल एल वन इलोंगेशन हुआ और इस केस में डेल एल टू इलोंगेशन हुआ, तो इस रिलेशंस को फॉलो करते हुए तुम लिख सकते हो कि डेल एल वन बाई डेल एल टू, और यहाँ देखो एरिया के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू 1/r² के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज, तो यहाँ पे r2 पे स्क्वायर बाई r1 पे स्क्वायर, ठीक है, यही होगा इक्वेशन। और तुमको क्या लिखा हुआ है कि दोनों का रेशियो जो है, मतलब रेडियस r1 इज टू रेडियस r2 दिया हुआ है 2:1, मतलब क्या दिया हुआ है, r1 बाई r2 की वैल्यू दे रखी है 2/1। यहाँ पे r2 बाई r1 हो गया, मतलब क्या चीज की ये हो गया तुमको कितना, r2 बाई r1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुमको 2/1, ये हो जाएगा 1/2 पे कितना होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलोंगेशन, रेशियो ऑफ इलोंगेशन विल बी 1:4। समझ में आ रही है बात, मैंने जो ये क्वेश्चन डिराइव किया मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल मतलब यहाँ पे वाई को कर दिया गया है कांस्टेंट, ठीक है, वाई हो गया कांस्टेंट, एंड सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ए की वैल्यू भी क्या हो गई, मेरा ए की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई, और स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, मतलब एफ की वैल्यू भी क्या हो गई, तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है क्या चीज, एंड इफ देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, मतलब अब इसका कह रहा है कि लेंथ जो है वो 1:2 के रेशियो में है, मतलब क्या चीज की अगर वायर 1 ये है, ठीक है, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, ठीक है, वायर 2 है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। तो सवाल में दे रखा है कि L1:L2 जो है, L1 बाई L2 की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 1/2 मेंशन है। तो क्या कंपेयर देयर इलोंगेशन, तो हम जानते हैं कि जो डेल एल का जो रिलेशन हमने निकाला है वो क्या चीज, डिफॉर्मिंग फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ L बट्टा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ देखो ये तीनों पैरामीटर को जब तुम कांस्टेंट रखोगे तो तुम्हारे पास जो रिलेशन आएगा क्या चीज कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ L ऑफ द वायर, एंड दैट्स व्हाई अगर तुमसे पूछ रहा है कंपेयर देयर इलोंगेशन, तो उसमें क्या लिखोगे कि डेल L1 बाई डेल L2, इस इक्वेशन का जब तुम यूज करोगे क्या लिखो, डेल L1 बाई डेल L2 इज इक्वल टू व्हाट, तो L1 बाई L2, ठीक है, L1 बाई L2 लिखोगे इस इक्वेशन से। तो L1 क्या, लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, इलोंगेशन विल आल्सो बी इन द, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 दिया ही हुआ है, एंड सो लिख सकते हो इलोंगेशन विल ऑल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2 होगा। फिर देखो ये तीसरा केस देखो, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, क्या दे रखा है, दो वायर है सेम लेंथ का है, सेम लेंथ मतलब कि अगर मान लो कि ये वायर 1 है, वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो इसका जो दोनों यहाँ पे लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेंथ, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब ए भी यहाँ इसने क्या कर रखा है, तो कांस्टेंट कर रखा है, बट डिफरेंट मटेरियल, मतलब क्या चीज कि ये इसका मटेरियल डिफरेंट, मतलब यंग्स मॉडुलस डिफरेंस, मतलब इसका यदि y1 है और इसका यदि y2 है, ठीक है, बट डिफरेंट मटेरियल्स आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, मतलब f को भी कांस्टेंट कर दिया इसने, ठीक है, f को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन, मैंने फिर बोला आपको कि ये जो रिलेशन हमने बताया है कि इलोंगेशन L डेल L इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू ओरिजिनल लेंथ L बट्टा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस। जब तुमने तीनों को कांस्टेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं तो लिख सकते हो कि जो इलोंगेशन होगा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यंग्स मॉडुलस के प्रोपोर्शनल होता है।
इस रिजल्ट का अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम कह सकते हो कि यदि मान लो कि इस केसेस में इलोंगेशन मान लो डेल L1 हुआ और इस केसेस में इलोंगेशन अगर डेल N2 हुआ, तो फ्रॉम दिस रिलेशंस वी कैन से कि डेल L1 बाई डेल N2 इज इक्वल टू व्हाट, तो Y2 बाई Y1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो Y1 बाई Y2 दिया हुआ है तो तुम इसको लिख सकते हो कितना, ये हो गया Y1 बाई Y2 या Y2 बाई Y1 है, ये आ गया 2। ठीक है, सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन। तो रेशियो ऑफ इलोंगेशन कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ इलोंगेशन कितना हो गया 2:1, रेशियो ऑफ इलोंगेशन कितना हो गया, तो 2:1 हो गया। ठीक है, बेसिक सवाल है। जैसे सपोज करो ये है टू वाइड से सेम मटेरियल, मतलब क्या कर दिया गया, y को यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया गया। y क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, मतलब l भी कांस्टेंट है। ठीक है, दो वाइड से सेम मटेरियल का और सेम लेंथ का, बट रेडियस 1:3 है, मतलब जो R1 बाई R2 है, R1 बाई R2 और वो क्या रखा है 1/3 दे रखा है। आर स्ट्रेच बाय डिफरेंट फोर्सेस, मतलब देखो तो दो वायर है, मतलब ये वायर 1 मान लो, ये वायर 2 है, तो इसने कह रखा है कि इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, R1 बाई R2 का रेडियस रेशियो ये है। ठीक है, बाकी यंग्स मॉडुलस और लेंथ कांस्टेंट है, और कह रहा है स्ट्रेच बाय डिफरेंट फोर्सेस, मतलब यहाँ अगर फोर्स F1 लगा है तो यहाँ फोर्स F2 लगा है टू प्रोड्यूस द सेम इलोंगेशन, मतलब यहाँ डेल एल को भी जो है सो इसने क्या किया, ये कांस्टेंट कर दिया। दोनों के केस में डेल एल सेम है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड, तो हमने अभी जो रिलेशन डिस्कस कर रखा था कि डेल एल इज इक्वल टू व्हाट, F इंटू एल बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस। तो कहीं ना कहीं जो तो F होता है वो क्या लिख सकते हो, A इंटू वाई बाई एल इंटू डेल एल। तो देखो A इंटू वाई बाई एल, तो यहाँ से देखो ये क्या दे रखा है, तो ये हो गया A इंटू वाई बाई एल। और एरिया क्या होगा, मान लो ये इसको कह ही रहा है कि रेडियस की बात कर रहा है, मतलब जो आपका वायर है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसको लिख सकते हो एरिया बराबर क्या चीज, पाई इंटू आर स्क्वायर फिर वाई इंटू यहाँ पर डेल एल बाई एल। अब देखो यहाँ से यहाँ पर क्या क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या क्या है भाई, कॉन्स्टेंट है तुमको यहाँ पर क्या, ये देखो वाई को कॉन्स्टेंट कर रखा है, डेल एल कॉन्स्टेंट कर रखा है, और ओरिजिनल लेंथ, ये तीनों चीज कॉन्स्टेंट है। इससे देखो ये तीनों चीज यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो कहीं ना कहीं लिख सकते हो यहाँ से कि डेल एल जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज प्रोपोर्शनल टू डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो आर स्क्वायर डेल एल, ये तीनों कांस्टेंट है, डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट आ गया, आर स्क्वायर आ गया। वाई डेल एल और एल तीनों कांस्टेंट है, डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। तो कह रहा है क्या चीज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया, एंड दैट्स व्हाई द रेशियो ऑफ फोर्सेस F1 बाय F2, दोनों केसेस में फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, तो 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब 1/9 के बराबर होगा।